Welcome to UPSC Civil 360. Today we are going to discuss Polity from the Udaan magazine of PW Only IAS. इस वीडियो का नोट्स के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो लेट्स डाइव डीप इनटू द टॉपिक। आज हम भारतीय संविधान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से पर विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य। बिल्कुल, ये वो कर्तव्य हैं जो एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर मतलब हमसे अपेक्षित है। हाँ, ये हमें हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करने, संप्रभुता को बनाए रखने और राष्ट्र के कल्याण में योगदान करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। और एक दिलचस्प बात यह है कि भारत के जो मूल संविधान था जी, उसमें केवल फंडामेंटल राइट्स थे, फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थी। हाँ, ये बाद में जोड़ी गई 1976 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान। जी, और इसी सफर को हम आज समझेंगे। ये कैसे आए, इनकी विशेषताएं क्या हैं और इनका महत्व क्या है। ओके, लेट्स अनपैक दिस। सबसे पहले इन कर्तव्यों की विशेषताओं पर नजर डालते हैं। इनकी सिफारिश किसने की थी? इसकी सिफारिश सबसे पहले 1976 में स्वर्ण सिंह कमेटी ने की थी। 1976 में? हाँ, इसकी जरूरत इंटरनल इमरजेंसी मतलब आंतरिक आपातकाल जो 1975 से 77 तक था, उसके दौरान महसूस की गई। अच्छा। और कमेटी ने मूल रूप से 8 मौलिक कर्तव्यों का सुझाव दिया था। सिर्फ 8? जी, सिर्फ 8। तो ये संविधान में कैसे शामिल हुए? इन्हें 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया। अच्छा, 42nd अमेंडमेंट। जी, इसके लिए संविधान में एक नया भाग पार्ट 4A और एक नया अनुच्छेद आर्टिकल 51A शामिल किया गया। और इसमें 10 मौलिक कर्तव्य थे? हाँ, कमेटी ने 8 कहे थे, पर इसमें 10 शामिल किए गए। और ये जो आइडिया था, ये तत्कालीन सोवियत संघ यानी USSR के संविधान से प्रेरित था। और यहाँ UPSC 2017 का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि राइट्स और ड्यूटीज एक दूसरे से संबंधित मतलब कोरिलेटिव हैं। सही कहा। अब टोटल ड्यूटीज की बात करें तो कमेटी ने 8 का सुझाव दिया था। और 42वें संशोधन ने 10 कर्तव्य जोड़े। एग्जैक्टली। और बाद में 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 द्वारा एक और कर्तव्य जोड़ा गया। तो कुल संख्या 11 हो गई। जी, 11। इनका सिग्निफिकेंस यानी महत्व क्या है? देखिए, ये जिम्मेदार नागरिकता रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप को प्रोत्साहित करते हैं और नेशनल वेलफेयर एंड इंटेग्रिटी में योगदान करते हैं। और इनकी लीगल इम्प्लीकेशंस क्या हैं? क्या इन्हें कोर्ट में लागू किया जा सकता है? यहाँ एक महत्वपूर्ण नुआंस है। ये सीधे तौर पर न्यायालयों द्वारा लागू नहीं किए जा सकते। मतलब ये नॉन जस्टिशिएबल है? बिल्कुल नॉन जस्टिशिएबल। ये UPSC 2017 में पूछा भी गया था। अच्छा। हालांकि संसद उपयुक्त कानून सूटेबल लेजिस्लेशन के माध्यम से इन्हें लागू कर सकती है। और इनका कोई और लीगल इम्प्लीकेशन? हाँ, एक और है। ये अदालतों को कानूनों की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी का आकलन करने में मदद करते हैं। वो कैसे? अगर कोई कानून मौलिक कर्तव्यों को बढ़ावा देता है तो उसे आर्टिकल्स 14 और 19 के तहत उचित मतलब रीजनेबल माना जा सकता है। समझ गया। अब इनकी एप्लीकेबिलिटी किस पर है? क्या ये विदेशियों पर भी लागू होते हैं? नहीं, ये केवल भारत के नागरिकों तक ही सीमित हैं, विदेशियों पर लागू नहीं होते। अच्छा, और कुछ ऐसे भी कर्तव्य हैं जिन्हें शामिल नहीं किया गया? कुछ एक्सक्लूजन्स? हाँ, 2 महत्वपूर्ण एक्सक्लूजन्स हैं। टैक्स चुकाने का कर्तव्य यानी ड्यूटी टू पे टैक्सेस। अच्छा। और वोट देने का कर्तव्य यानी ड्यूटी टू वोट। ये दोनों मौलिक कर्तव्यों का हिस्सा नहीं है। इस विषय पर एक और कमेटी का जिक्र है, वर्मा कमेटी ऑन फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द सिटीजंस 1999। इसकी क्या सिफारिशें थी? इस कमेटी ने 2 मुख्य बातें कही। पहला, इसने कुछ मौलिक कर्तव्यों के इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो मौजूदा लीगल प्रोविजंस थे उनकी पहचान की। जैसे कि? उदाहरण के लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ठीक है। दूसरा, समिति ने स्कूल करिकुलम और टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम्स के दृष्टिकोण को बदलने और हायर एंड प्रोफेशनल एजुकेशन में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की। यहाँ से शुरू होता है रियली इंटरेस्टिंग। अब उन 11 कर्तव्यों को एक एक करके देखते हैं जो हर भारतीय नागरिक का दायित्व है। बिल्कुल। पहला, आर्टिकल 51A के तहत है रिस्पेक्ट यानी संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। ये UPSC 2011 में भी पूछा गया था। दूसरा, आर्टिकल 51AB चेरिश यानी स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों को संजोना और उनका पालन करना। तीसरा, आर्टिकल 51AC अपहोल्ड भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना और उसे बनाए रखना। ये पॉइंट UPSC 2015 में आया था। चौथा, आर्टिकल 51AD डिफेंड देश की रक्षा करना और बुलाए जाने पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना। पांचवां, आर्टिकल 51AE प्रमोट धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय विविधताओं से परे सभी लोगों में सद्भाव और भाईचारे को बढ़ावा देना और महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करना। छठा, आर्टिकल 51AF प्रिजर्व भारत की मिश्रित संस्कृति, कॉम्पोजिट कल्चर की समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना। ये UPSC 2012 के लिए इंपॉर्टेंट था। सातवां, आर्टिकल 51AG प्रोटेक्ट वनों, झीलों और वन्य जीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण में सुधार करना और सभी जीवित प्राणियों के प्रति दया दिखाना। आठवां, आर्टिकल 51AH डेवलप साइंटिफिक टेम्पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और जांच और सुधार की भावना विकसित करना। यह भी UPSC 2012 में हाईलाइट हुआ था। नौवां, आर्टिकल 51AI सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा का त्याग करना। इस पर 2011 में सवाल था। 10वां, आर्टिकल 51AJ स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस
सभी गतिविधियों में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना, जिससे राष्ट्रीय प्रगति सुनिश्चित हो। इस पर भी यूपीएससी 2012 में सवाल था। और 11वां, जो बाद में जोड़ा गया, आर्टिकल 51A प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज। ये शिक्षा वाला है। 3 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शैक्षिक अवसर प्रदान करना। इसे 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 द्वारा जोड़ा गया था। यहाँ एक बहुत ही रोचक जानकारी है। स्वर्ण सिंह कमेटी 1976, जिसने मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश की थी, उसने एक और कर्तव्य को शामिल करने का प्रस्ताव रखा था, जी, जिसे निर्णायक रूप से अस्वीकार कर दिया गया था। What's fascinating here is वो कर्तव्य था टैक्स चुकाने का कर्तव्य, ड्यूटी टू पे टैक्सेस। हाँ, ये एक शक्तिशाली नागरिक दायित्व है और राष्ट्र की वित्तीय संप्रभुता के लिए मौलिक है, लेकिन इसे राजनीतिक रूप से बहुत संवेदनशील माना गया और इसीलिए इसे संविधान में शामिल अंतिम सूची से हटा दिया गया। जी बिल्कुल। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? अब कुछ महत्वपूर्ण अदालती मामलों को देखते हैं जिनसे इन कर्तव्यों की व्याख्या और स्पष्ट हुई है। सबसे पहले मिनर्वा मिल्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980। जी। इस मामले में 42वें संशोधन को बरकरार रखा गया, लेकिन ये कहा गया कि मौलिक कर्तव्य अदालतों द्वारा लागू करने योग्य माने इन्फोर्सेबल नहीं है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का 1992 का एक महत्वपूर्ण निर्णय आया। हाँ, 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी कानून की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी का निर्धारण करते समय यदि विचाराधीन कानून मौलिक कर्तव्यों को प्रभावी बनाना चाहता है तो अदालत ऐसे कानून को आर्टिकल 14 या आर्टिकल 19 के संबंध में रीजनेबल यानी उचित मान सकती है और इस तरह ऐसे कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल होने से बचा सकती है। बिल्कुल। एक और प्रसिद्ध मामला है MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2000। इस मामले में पर्यावरण संरक्षण पर स्कूलों में 1 घंटे का लेक्चर अनिवार्य कर दिए गए और इसे पाठ्यक्रम का हिस्सा बना दिया गया। तो ये आर्टिकल 51A का एक सीधा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन था। जी, एकदम सीधा। और अंत में रामलीला मैदान इंसिडेंट वर्सेस होम सेक्रेटरी 2012 मामला। इस मामले में बोलने की स्वतंत्रता को एक मौलिक अधिकार के रूप में पुष्टि की गई, जो उचित प्रतिबंध और रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के अधीन है। और कर्तव्यों के बारे में क्या कहा गया? साथ ही संविधान का सम्मान करने के कर्तव्य पर भी प्रकाश डाला गया। तो आज की इस चर्चा से ये स्पष्ट है कि मौलिक कर्तव्य भारतीय नागरिकों के लिए एक नैतिक संहिता, एक मॉरल कोड के रूप में काम करते हैं। बिल्कुल, वे हमें याद दिलाते हैं कि अधिकारों के साथ साथ हमारी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। बिल्कुल, ये सीधे तौर पर कानून द्वारा लागू करने योग्य नहीं हो सकते हैं, लेकिन अदालती व्याख्याओं और संसदीय कानूनों के माध्यम से इनका अप्रत्यक्ष महत्व बहुत गहरा है। तो आज की चर्चा को समाप्त करते हुए मैं श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगा। जरूर, दिस रेजेज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। जहां मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स कानूनी रूप से लागू करने योग्य हैं, वहीं मौलिक कर्तव्य हमारे विवेक और नागरिक जिम्मेदारी पर निर्भर करते हैं। ये एक लोकतंत्र के बारे में क्या कहता है जब नागरिकों को कानून द्वारा कर्तव्यों का पालन करने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए, बजाय इसके कि वे राष्ट्रीय अपनेपन की भावना से उन्हें निभाएं। इस पर विचार किया जाना चाहिए।